प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बारिश में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपना फिजिक्स में नया चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अभी तक हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में सीखा है, साथ ही साथ किन्हीं दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, और किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या फॉर्मूला ड्राइव किया था उसको सीखा था। साथ ही साथ एक दो न्यूमेरिकल्स भी हमने इसमें सोल्व किए थे। तो आप सबसे पहले बच्चों जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उन्हें ज़रूर देखिए, क्योंकि उन्हें देखने के बाद जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से और आसानी से समझ में आएगी। तो आज हम सीखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड किया जाता है वो हम देखेंगे। बच्चों, सेम फिनोमिना डाइपोल का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखा था। वहाँ पर भी हमने दो कंडीशन सीखी थी। एक तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने फाइंड की थी एक्सियल लाइन पर, ठीक है, और साथ ही साथ इक्वेटोरियल लाइन पर। तो यहाँ पर भी हम सेम फिनोमिना के साथ चलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे एक्सियल लाइन पर, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे इसकी इक्वेटोरियल पॉइंट पर या इक्वेटोरियल लाइन पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमने क्या फॉर्मूला सीखा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है क्यू, और इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, जिस पर हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्राइव किया था हमने, v इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। और यहाँ से हमें ये भी पता चला था कि v जो है होता है वो आपका प्रोपोर्शनल होता है 1/r के, ठीक है। तो सेम ये फॉर्मूला यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले कंडीशन समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल आप देख पा रहे हैं जैसे कि डायग्राम में ए भी आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसका जो ए और बी के बीच का डिस्टेंस है वो 2a के बराबर दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कुछ बुक्स में बच्चों ये 2l होता है, यहाँ पे 2a के बराबर इसको रखा गया है। ओ इसका मिड पॉइंट है, तो जिसके कारण ए ओ भी आपका ए हो जाएगा और ओ भी आपका वो भी आप इक्वल हो जाएगा ए के, ठीक है। अब इस ओ पॉइंट से एक्सियल लाइन पर एक पॉइंट पी है जिस पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, और ये जो पॉइंट पी है ये ओ से आर डिस्टेंस पर है, ठीक है बच्चों। तो इसमें आपका सिंपली फिनोमिना क्या है कि आप इसमें इस नेगेटिव चार्ज, क्योंकि डाइपोल क्या होता है आपका इक्वल और अपोजिट चार्ज होते हैं, तो इसमें ए पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज है, बी पॉइंट पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज के कारण इस पॉइंट पी पर कितना पोटेंशियल होगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे ही इस प्लस क्यू के कारण इस पॉइंट पी पर कितना पोटेंशियल होगा उसको भी फाइंड कर लेंगे। हम जानते हैं कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल यहाँ पर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसमें से देख लेते हैं। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पॉइंट चार्ज से ये P किस डिस्टेंस पर है। अगर हम यहाँ पे देखना चाहें कि माइनस क्यू चार्ज से P का डिस्टेंस कितना होगा, वो होगा R प्लस ए, ठीक है भाई। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों प्लस हो जाएंगी, तो माइनस क्यू से P का डिस्टेंस कितना है, R प्लस ए, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में जो कि हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, तो माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए लिखा जाएगा यहाँ पे, बाकी 1/4πε0 सेम रहेगा। अगर हम यहाँ पे इसके लिए पोटेंशियल V1 माने, इसके कारण इस पर पोटेंशियल V1 माने, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। और B का जो डिस्टेंस होगा P से, ये कितना हो जाएगा, R माइनस ए। इस डिस्टेंस में से आपको ये डिस्टेंस माइनस करनी होगी, तो ये डिस्टेंस आपका निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू द डाइपोल इज V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है बच्चों। तो V1 जो था वो माइनस क्यू चार्ज के कारण था, क्या होगा, 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू अपॉन ए पी की जो डिस्टेंस हमने फाइंड की थी अभी R प्लस ए, ठीक है। तो ए पी की हमने नेक्स्ट लाइन में वैल्यू रख दी R प्लस ए, प्लस V2 किसके कारण है, प्लस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल है, तो 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन बी पी कितना था, R माइनस ए। तो यहाँ पे हमने सेकेंड लाइन में R माइनस ए इस बी पी की वैल्यू रख दी है। बच्चों, यहाँ पे क्या कॉमन आ जा रहा है, तो Q अपॉन 4πε0 कॉमन आ रहा है दोनों में, तो इसको हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में हमारे पास बचता है 1/r माइनस ए माइनस 1/r प्लस ए, ठीक है। क्योंकि ये टर्म्स पूरा क्या था आपका, ये निगेटिव जो था, और यहाँ पे जो निगेटिव वैल्यू है ये इसने इस तरफ लिखी हुई है R माइनस, और ये माइनस साइन यहाँ पे है बच्चों, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये वाला जो आपका टर्म है ये यही है, और ये वाला टर्म आपका ये रहा। इसमें जब आप कॉमन लेंगे तो 1/r प्लस ए को आप माइनस लेके चलेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और 1/r माइनस ए आपने स्टार्टिंग में यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव टर्म है तो 1/r माइनस ए यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये नेगेटिव टर्म था तो 1/r प्लस ए जो है ये नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है।
अब बस कुछ नहीं करना, आपको सिंप्लीफाई करना है। इसकी मल्टीप्लाई इधर 1 में करेंगे तो आर प्लस ए आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो माइनस साइन तो बीच में है ही, आर माइनस ए आएगा, और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये। अब बच्चों यहाँ पे आप ब्रैकेट ऑन करेंगे तो आपका ये आर है, आर से कैंसिल हो जाएगा, और ये ए नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 2a आ जाएगा आपका, और क्यू साथ में इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और नीचे आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये बेसिकली आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, तो डायरेक्शन का कोई यहाँ पे मैटर नहीं है। नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव आप ये पोटेंशियल आप ले लेंगे। ठीक है, अब बच्चों ये भी आप जानते हैं कि जो डाइपोल मोमेंट होता है वो Q इंटू 2a के बराबर होता है। ठीक है, ये भी काफ़ी हमने पढ़ा है, तो आप यहाँ पे P रख सकते हैं डाइपोल मोमेंट, जो कि Q इंटू 2a के बराबर है। तो यहाँ पे ये P यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, अगर ये बहुत छोटा डाइपोल है, या हम कहें कि a की वैल्यू r के रिस्पेक्ट में बहुत छोटी है, तो a स्क्वायर की वैल्यू r स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इसके कंपैरिजन में और भी छोटी होगी, जिसके कारण आप यहाँ से a स्क्वायर के टर्म्स को हटा सकते हैं इसे। तो आपके पास जो फॉर्मूला बनेगा v इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ p क्या है, डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो बच्चों ये है हमारा छोटा सा डेरिवेशन, जो कि एक्सियल पॉइंट पर या एक्सियल लाइन पर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, अब इसकी सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। सेकंड जो सिचुएशन है, अगर आपके पास इक्वेटोरियल लाइन हो, ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन क्या होती थी, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट। ठीक है, तो मान लेते हैं ओ से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है। ठीक है, और ये उसी तरीके से है, बिल्कुल सेम डाइपोल जो कि अभी पीछे देखा था हमने। ये ओ से ए का डिस्टेंस स्मॉल है, ये कैपिटल ओ से ये बी का डिस्टेंस यहाँ पे ये भी स्मॉल है। पूरा अगर ए बी का डिस्टेंस होगा तो 2a का इसका लेंथ होगा, एक तरीके से ए बी डाइपोल का लेंथ। ठीक है, तो अगर p की वैल्यू फाइंड ये ए पी फाइंड करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगी। ऐसे ही आप अगर बी पी निकालना चाहते हैं तो ये भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सेम फिनोमिना है जैसा हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने में किया था। ठीक है, अब बच्चों ये देखो, ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, इक्वल है दोनों डिस्टेंसेस, तो P पर नेगेटिव के कारण जो भी पोटेंशियल आएगा वो नेगेटिव आएगा, और P पर जो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा, और दोनों आपकी जो पोटेंशियल होंगे V1 और V2 इक्वल और अपोजिट हो जा रहे हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेंगे, और अगर देखा जाए तो एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे भी क्या किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दी डाइपोल V1 प्लस V2, तो ये पूरा टर्म AP की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट के साथ ये आ चुकी है। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या होगी, BP की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस चेक करेंगे ना बच्चों, इस पॉइंट चार्ज से इस P का डिस्टेंस ये लेंगे ना, Q अपॉन R होता है फॉर्मूले में, तो BP आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक वैल्यू पॉजिटिव है, सेम वही वैल्यू एक नेगेटिव है, तो कट के कितना आ जाएगा, 0। तो इससे पता चलता है कि इक्वेटोरियल लाइन पर या इक्वेटोरियल पॉइंट पर कहीं पर भी आप पोटेंशियल अगर फाइंड करते हो ड्यू टू अ डाइपोल, वहाँ पे पोटेंशियल हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो ये है आपका थोड़ा सा जो याद रखना कि कैसे इक्वेटोरियल लाइन पर ये पोटेंशियल 0 होता है। बहुत ही आसान डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट से बहुत आसान डेरिवेशन होती है। तो चलिए बच्चों, अब इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये दोनों डेरिवेशन आसानी से समझ में आई होगी। बच्चों ये छोटा सा कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। मतलब ये देखें आप डायग्राम में, इसको आपको कॉपी में थोड़ा सा बस नोट करके रख लेना है, और ये जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि Q1 एक चार्जेज है, फिर Q2 एक चार्जेज है, Q3 भी एक चार्जेज है, Q4 एक चार्जेज है, Qn एक चार्जेज है। ठीक है, ऐसे असंख्य या हम कह सकते हैं कि इन्फिनाइट चार्जेस हो सकते हैं, और ये कोई पॉइंट P है। ठीक है, इस पॉइंट P पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है इन सभी चार्जेस के कारण। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या दी है, Q1 से P का डिस्टेंस ये R1 दिया हुआ है, Q2 से डिस्टेंस कितना दिया हुआ है P का R2, Q3 से कितना डिस्टेंस है P का R3, Q4 से R4 और Qn से Rn दिया हुआ है। ठीक है, ये सब डिस्टेंसेस भी पता है हमें। तो पॉइंट P पर जो चार्जेस हो, पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा होगा वो इस Q1 के कारण जो होगा वो भी हम देखेंगे, इस Q2 के कारण जो होगा वो भी, और Q3 के कारण अगर वो V3 है तो V3 ले लेंगे, Q4 के कारण V4 ले लेंगे। तो यानी कि V1 V2 V3 V4 और ये Vn, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पे n चार्ज है Qn, तो यहाँ पे Vn ले लेंगे। ठीक है, तो इन सभी को प्लस करने से जितने भी आपने पोटेंशियल निकाले हैं अलग अलग चार्जेस के, उन सबको आप एडअप करेंगे तो इस पॉइंट P पर क्या निकल के आ जाएगा, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करके आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि V1 इसने फाइंड किया 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन R1, क्योंकि Q1 चार्ज था, R1 डिस्टेंस थी।
ऐसे ही V2 के लिए निकाला इसने 1/4πε0 इंटू Q2/R2, V3 सेम, और ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके Vn भी निकाल दिया, क्योंकि बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं बीच में। तो ये बहुत सारे चार्जेस का जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इफेक्ट फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में, तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा, V1 + V2 + V3 सबको एडअप कर देंगे। ठीक है, जो चीज़ कॉमन आ जाएगी कॉमन ले लेंगे, और आप इस तरीके से इसको फिनोमिना को याद रखेंगे। ये सुपर पोजिशन फॉर्मूला भी कहलाता है आपका एक तरीके से, कि आप सभी के इफेक्ट एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे सुपर इम्पोज हो जा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो वहाँ पर ये फिनोमिना आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा, वहाँ पे हमें ये चीज़ों को सीखना और समझना है। ठीक है, तो चलिए इसके बेस पर अब हम कुछ और आगे बढ़ते हैं। बच्चों नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। बच्चों सेम टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी था, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे। एक सेल है हमारे पास में, स्फेरिकल सेल है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो, एक स्फेरिकल सेल है। ठीक है, जिसका रेडियस कितना है r। तो इस स्फेरिकल सेल ये यूनिफॉर्मली चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, या इसको कोई चार्ज हमने दिया हुआ है। ठीक है, और इस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड जो चार्ज है स्फेरिकल सेल है हमारे पास, इससे इसके बाहर एक पॉइंट कोई हो सकता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे। और इसकी सरफेस पर कोई पॉइंट हो सकता है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा वो भी हम देखेंगे। और इस सेल के अंदर भी कोई पॉइंट हो सकता है, इसको भी हम देखेंगे। बिल्कुल सेम ऐसे ही वो कंडीशंस है जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखी थी, कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर कितना होगा, सरफेस पे कितना होगा और अंदर कितना होगा। अगर आपको ध्यान है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो बाहर के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सेम ऐसे ही कैलकुलेट किया था जैसे किसी पॉइंट चार्ज के कारण होता था। ये पूरा का पूरा जो चार्ज है वो उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान लिया जाता था, और r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था वो क्या था हमारे पास में, 1/4πε0 इंटू Q/r²। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं बच्चों, वो Q/r² आया था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली प्रीवियस वीडियोज आप जरूर देखिए, स्फेरिकल सेल से रिलेवेंट, वो आपको अगर अच्छे से समझ में आएगी, या वो आपने देखी हुई है उसके पॉइंट्स आपको याद हैं। तो यहाँ पर ये जो कि इम्पोर्टेंट टर्म है आपका स्फेरिकल सेल से के कारण जो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड कर रहे हैं, आउटसाइड दी सेल, एट दी सेल और इनसाइड दी सेल, ये आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हेन द पॉइंट P लाइज आउटसाइड दी सेल। कोई पॉइंट P है जो सेल के आउटसाइड में है, तो जैसा हमने वहाँ पे भी कंसिडर किया था कि जो टोटल चार्ज है वो चार्ज हम कहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, इसके सेंटर पे काउंट कर सकते हैं किसी आउटर पॉइंट के लिए। तो ये पूरा चार्ज मान लेते हैं, इसको आपने क्यू चार्ज दिया हुआ है, क्यू चार्ज इसको आपने दिया हुआ है, कैपिटल क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके ऊपर। तो बच्चों ये इसके सेंटर पे आप मान सकते हैं, तो सेंटर से कितना डिस्टेंस है इसका r। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं पी के लिए, पोटेंशियल के लिए, पी पॉइंट पर पोटेंशियल के लिए V इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r। r कौन सा, स्मॉल वाला। तो यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पर इसने स्मॉल क्यू लिया हुआ है, तो आप स्मॉल क्यू ले लेंगे। टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर, स्मॉल क्यू है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, कि कैसे हम यहाँ पे किसी आउटर पॉइंट पर, सेल से आउटर पॉइंट पर कैसे पोटेंशियल फाइंड करेंगे। जो टोटल चार्ज आपका सेल के ऊपर है उसको आप उसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं, और वहाँ से r डिस्टेंस पर, यानी कि पॉइंट चार्ज हो गया ना, जैसे आपने इसे कंसंट्रेटेड माना तो भी पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा वो फॉर्मूला आप लगा दीजिए, सिंपल। ठीक है, व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। अगर कोई पॉइंट P है और वो सरफेस पे ही लाई कर रहा है, बिल्कुल आपकी जो स्फेरिकल सेल है इसकी सरफेस पर ही लाई करता है, तो यहाँ पर भी हम क्या मान सकते हैं कि जो टोटल चार्ज है वो बेसिकली इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड मान सकते हैं। तो r डिस्टेंस, यानी कि इस बार केवल इसका चेंज होगा, जो स्मॉल r है वो कैपिटल R में बदल जाएगी, और आप यहाँ पे पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं 1/4πε0 इंटू Q/r। ठीक है, यहाँ पे r जो है कैपिटल वाला है, जो कि सेल की रेडियस के बराबर है। अगर इसकी सरफेस पर आप पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं बच्चों, तो आपको कैपिटल R यूज़ करना है, और अगर आउटर साइड में जा रहे हैं तो स्मॉल r। सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो आप ले लेंगे। चलिए थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। अगर हमारा थर्ड पॉइंट, यानी कि हम कहें कि ये पॉइंट P बाहर ना होकर के या सरफेस पर ना होकर के इसके कहीं अंदर है, यहाँ पे है या यहाँ पे है, सेल के अंदर कहीं पे है, तब पोटेंशियल कितना होगा। तब बच्चों आप जानते हैं, हमने ये सीखा भी था कि इनसाइड जो आपकी स्फेरिकल सेल होती है, इनसाइड द स्फेरिकल सेल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है इनसाइड द स्फेरिकल सेल, जीरो। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने से यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो हर तरफ कांस्टेंट होगा, यानी कि यहाँ पर जो पोटेंशियल की हम कैलकुलेशन करेंगे हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम आने वाली है, तो कांस्टेंट होगा।
देखिए यहाँ पे द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड दिस सेल इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है इनसाइड दिस सेल। Hence electric potential due to uniformly charged spherical cell is constant everywhere inside the cell and its value is equal to that of the surface। जो सरफेस पर जो पोटेंशियल था वही आपके इनसाइड में भी होगा। तो यहाँ पर सेम फॉर्मूला आपका लग जाएगा। और आप ये देख पा रहे हैं कि लेकर के सेंटर से अगर हम चलते हैं बाहर की तरफ तो आपका पोटेंशियल जो होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है बच्चों, चेंज नहीं हो रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अगर हम ग्राफ खींचना चाहें पोटेंशियल और आर के बीच में, तो ये आपके क्या किया हमने, एक इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आर ले लिया और वर्टिकल लाइन पे वी ले लिया। अगर हम ग्राफ खींच रहे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर पोटेंशियल, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन कैपिटल आर, क्योंकि आर क्या आपकी यहाँ पे रेडियस है। तो जैसे जैसे आर की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि हम इसकी सरफेस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपके पोटेंशियल में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। तो इसी वजह से पोटेंशियल यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टेंट है। पोटेंशियल क्या है आपका, कॉन्स्टेंट है, बिल्कुल इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। पर जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल v प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा और r v की वैल्यू धीरे धीरे घटती जाएगी, v प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो ये आपका ग्राफ है जो रेड लाइन में दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका ग्राफ है। किसके बीच है, v वर्सेस स्मॉल r, ठीक है। और ये स्फेरिकल सेल के कारण है, स्फेरिकल सेल के कारण, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये जो डिस्टेंस है आर आपस में कनेक्टेड है फॉर द स्फेरिकल सेल के लिए, कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। आपको दोनों कंसेप्ट को पास पास रख करके याद रख लेना है। स्फेरिकल सेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों को पास पास रख के उसको याद रखने की कोशिश कीजिए। इनसाइड द स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। इनसाइड द स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बाकी जो इनके फॉर्मूले होते हैं आउटर साइड के लिए वो आपको मालूम ही है कि कैसे इसको पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जाता है, जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, और वहाँ से आर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसके एक दो न्यूमेरिकल्स पे नज़र डालते हैं। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, स्फेरिकल सेल के लिए पोटेंशियल के किस तरीके से फॉर्मूले हमारे। बच्चों एक एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको देख लेते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस। बच्चों ये न्यूक्लियस की बात कर रहा है, एटम की बात नहीं कर रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसकी जो साइज़ होती है लगभग 10⁻⁻15 मीटर की ऑर्डर की होती है साइज़, उसकी रेडियस से मेजर करते हैं। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एटॉमिक रेडियस z = 50, यानी कि ये होता क्या कहलाता है, आपका एटॉमिक नंबर कहलाता है, और एटॉमिक नंबर प्रोटॉनों के नंबर के इक्वल होता है, यानी कि आपके पास उसमें 50 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। उसका रेडियस भी दिया हुआ है 9 × 10⁻13 सेंटीमीटर, 9 × 10⁻13 सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे तो 9 × 10⁻, कितना हो जाएगा बच्चों, 15 मीटर हो जाएगा, ठीक है, -15। गिवन चार्ज ऑन ए प्रोटॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम। भाई प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो देखो बच्चों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल सेम ऐसे मान के चलो कि ये आपकी एक सरफेस हो गई, ठीक है, ये आपकी स्फेरिकल सेल हो गई, या स्फेरिकल सेल मान लो, और इसके अंदर पूरा प्रोटॉन भरा हुआ है, ठीक है, पूरा प्रोटॉन भरा हुआ है, ये न्यूक्लियस है एक तरीके से। तो न्यूक्लियस के सरफेस पे कितना पोटेंशियल है वो हमें फाइंड करना है। तो इसमें 50 प्रोटॉन है, 50 प्रोटॉन्स। तो 50 प्रोटॉन्स के कारण इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, जो कि इसमें न्यूक्लियस के अंदर ही है, ऐसा मान के चलो, तो ये पूरा चार्जेस कितना आपका, अगर चार्ज निकालेंगे तो Q = NE लगा देंगे। E की वैल्यू आपकी यहाँ पे ये पॉजिटिव है 1.6 × 10⁻19 और 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। R जो है वो कितना है आपका 9 × 10⁻13 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 9 × 10⁻15 मीटर, और V आपका आ जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/R, जहाँ R क्या है, ये रेडियस है, यहाँ पे स्मॉल r ही रेडियस है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज मत हो ना कि पिछले पीछे अभी हमने कैपिटल R ली थी रेडियस, आप चाहो तो कैपिटल R ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो Q/R, ये R जो है आपका, ये वैल्यू आपने यहाँ पे रख दी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू रख दी, और जो भी आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, और भाई ये आपका 50 है, ये 1.6 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, ठीक है। 50 × 8 80 आ जाएगा, ठीक है ना, 50 × 1.6 आ जाएगा, टोटल 80, 0 से 16 5 80 आ जाएगा। और फिर बाकी आप इसमें ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव पावर 15 ऊपर चला जाएगा, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी आपकी 24, ठीक है। पॉजिटिव की 24 है, माइनस की क्या है आपकी 19 है, तो ये बनेगी आपकी 5, है ना। तो 5 रहेगी और 80 से एक पावर और मिल जाएगी, तो 10⁻6 आ जाएगी, तो 8 × 10⁻6 वोल्ट आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी आपको क्वेश्चनों को समझने में। कुछ और न्यूमेरिकल्स हम इसमें से देखेंगे जिसमें सुपरपोजिशन ऑफ दी चार्जेस के कारण जो पॉइंट दिया जाता है उस पर पोटेंशियल फाइंड करना हो, तो वे फॉर्मूले देखेंगे।
और आप इन प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें, इनके कंसेप्ट को बिल्कुल दिमाग में रखें, कॉपी और पेन लेकर के आप ज़रूर नोट करते चलें और अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाएं, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में यही आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो बच्चों पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही। ऑल दी वेरी बेस्ट।